जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि अभी तक कोई आयोग द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, लेकिन ऐसा उम्मीद बताई जा रही है, ऐसा उम्मीद है कि आगामी 21 सितंबर को आपकी बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा होगी। इसी क्रम में यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था अपने यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को विषयवार श्रृंखला के रूप में लेकर आई है, जिसमें न केवल हम उनके मानक उत्तरों को देखते हैं बल्कि उससे संबंधित एक उनके तथ्यों को भी विस्तृत रूप में देखते हैं। इसके पहले हम भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत की जनगणना और बिहार की जनगणना का तुलनात्मक अध्ययन, बिहार विशेष, बिहार स्पेशल का इतिहास श्रृंखला, मतलब भारतीय इतिहास से संबंधित जो बिहार के संदर्भ में जो भी है, हमने छोटे से छोटे फैक्ट को भी देखा है। और इस समय हम करंट अफेयर का अध्ययन कर रहे हैं। करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमने दो श्रृंखला लेकर आई थी, हम एक सीरीज, दो श्रृंखलाएं चल रही। एक है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जो कि आज से शुरू हो रहा है। सक्सेस बूस्टर सीरीज में केवल उन बिंदुओं को टच किया जाएगा जहां से कि क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। और इसके पहले हम करंट अफेयर एक्सप्रेस में सुपर 100 सीरीज लेकर आए हैं। उसमें भी 100 क्वेश्चनों के रूप में 100 करंट अफेयर्स के प्रमुख तथ्यों के रूप में उसमें संकलन किया जा रहा है, करंट अफेयर का उसमें अध्ययन किया जा रहा है। तो आज सक्सेस बूस्टर सीरीज के अंतर्गत हम जिसका अध्ययन करने वाले हैं, इसमें हम वर्ष 2021-22 में आयोजित प्रमुख राष्ट्रीय महोत्सव देखेंगे, प्रमुख दिवस जो कि नए दिवस घोषित किए गए उनको देखेंगे, जो चक्रवात आए भारत में जिनसे भारत प्रभावित रहा उनको देखेंगे, और जो ऑपरेशंस जो भारत सरकार के द्वारा या भारत सरकार के किसी संगठन के द्वारा जो ऑपरेशंस आए चलाए गए उनको देखेंगे। तो इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और निश्चित तौर पे ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कि परीक्षा में प्रश्न आता ही आता है। इसी तरीके से हम वेब पोर्टल देखेंगे, व्यक्तित्व देखेंगे, नियुक्तियां देखेंगे, ठीक है, ऐसे ही देखते जाएंगे आगे, ठीक है। तो पहला जो शुरुआत होती है यहां से होती है कि वर्ष 2021-22 में आयोजित राष्ट्रीय महोत्सव। यदि हम जुलाई 2022 से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, जुलाई से शुरू करते हैं, और यदि तिथि एक्सटेंड होती है, परीक्षा की तिथि आगे बढ़ती है, तो इन जो जुलाई के बाद की जो प्रमुख घटनाक्रम है उनको भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। जुलाई 2022 की यदि हम बात करें, शुरुआत करें, तो खारची उत्सव यह कहाँ मनाया गया? यह त्रिपुरा में मनाया गया। खारची उत्सव यह त्रिपुरा में मनाया गया। और जुलाई 2022 में ही आम महोत्सव यह लखनऊ में आयोजित किया गया। आम महोत्सव लखनऊ में आयोजित किया गया, खारची उत्सव त्रिपुरा में आयोजित किया गया जुलाई 2022 में। जुलाई 2022 के बाद हम आते हैं जून 2022। जून 2022 में दो महोत्सव मनाए गए प्रमुखतया, दोनों असम में रहे। पहला जो है आम्बुबाची मेला ये पहला है, और दूसरा है बैखो त्योहार। पहला कौन सा है? आम्बुबाची मेला, और दूसरा है बैखो त्योहार। दोनों असम से संबंधित हैं और दोनों जून 2022 में मनाए गए। आगे चलते हैं। अब मई 2022 की बात आती है। मई 2022 में जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया। जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में मनाया गया। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में मनाया गया। और सिरुई लिली महोत्सव यह कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। इसके ये जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, एक तरफ आपसे दो तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। पहला कि किसी उत्सव का नाम, जैसे मान लीजिए लेवेंडर फेस्टिवल का नाम दे देगा कि लेवेंडर फेस्टिवल संबंधित है जम्मू कश्मीर, केरल, मणिपुर, नागालैंड, ये 4 ऑप्शन हो जाएंगे। तो उसमें देगा कि सही उत्तर का चयन करिए, तो आपको जम्मू कश्मीर पर टिक लगाना है। या और इसे इस फॉर्मेट में दे सकता है कि फेस्टिवल और स्थान का नाम, यहाँ 4-5 फेस्टिवल दे देगा, 4-5 स्थान दे देगा, और उनका सही सुमेलन करने के लिए देगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में भी आ सकता है। जिस भी फॉर्मेट में आए, हमें सही उत्तर का चयन करना है, बस हमारा उद्देश्य ये है, ठीक है। अब अप्रैल 2022 में आते हैं। अप्रैल 2022 में यदि हम देखें तो रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव असम में बिहू महोत्सव भी मनाया जाता है। तो इससे भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। असम में
रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव असम में, माधवपुर मेला कहाँ, गुजरात में, और सरहुल महोत्सव कहाँ, सरहुल महोत्सव झारखंड में। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से निश्चित तौर पे प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित तौर पे रहता है। ठीक है, ये महोत्सव हो गए, ऑपरेशन हो गए, जो ये तूफान आया, चक्रवात आए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मार्च 2022 की बात करें, मार्च 2022 की बात करें तो मार्च 2022 में आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। आंध्र प्रदेश में मार्च 2022 में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की बात का आयोजन किया गया। देखिए, केवल आप पढ़िए ही ना, हम लोगों ने जिस फॉर्मेट में इसे तैयार किया है, तथ्य सभी पुस्तकों में मिलेंगे, लेकिन जो फॉर्मेटिंग होती है, कई बार फॉर्मेटिंग के कारण आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को आप वो कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसी फॉर्मेट में आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। कंबला महोत्सव या कम्बाला महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया? ये कर्नाटक में मनाया गया। कंबाला महोत्सव कर्नाटक से संबंधित है। डोल यात्रा कहाँ से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और हेरात पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया गया। हेरात पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया गया। देखिए, ये महीनेवार लिया गया है, या इसे हम राज्यवार भी ले सकते थे, लेकिन राज्यवार लेने पर समस्या ये है, राज्यवार लेने पर मुख्य समस्या ये है कि ये किस माह में मनाया गया, हर फेस्टिवल के बाद उनका माह लिखना होता, इसलिए हमने इसे माहवार ले लिया है। ठीक है, फरवरी 2022 में देखें तो फरवरी 2022 में लद्दाख में स्पितुक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया। कौन सा? स्पितुक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया। कहां पे? लद्दाख में। कठिन नाम है, स्पितुक गस्टर फेस्टिवल कहां मनाया गया? लद्दाख में। यह भी कठिन नाम है, यह भी कठिन नाम है। एक याद करने के क्रम में बस खुद के दिमाग में बनाए रखिए, कठिन तो कुछ भी नहीं है। रथ सप्तमी उत्सव या रथ सप्तमी महोत्सव, ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया। कहां मनाया गया? रथ सप्तमी महोत्सव कहां मनाया गया? आंध्र प्रदेश में मनाया गया। तुरग्या महोत्सव कहां मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। तुरग्या महोत्सव कहां मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। कोशिश करिए कि हमारे साथ इसी कक्षा में, इसी ये जो श्रृंखला चल रही है, इसी समय आपको याद हो जाए, आपको स्मरण हो जाए। ठीक है, कंचोथ महोत्सव कहां मनाया गया? यह भी जम्मू कश्मीर में मनाया गया। और लोसार महोत्सव कहां मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया। तो हम ये देखते हैं कि फरवरी 2022 में दो महोत्सव ऐसे हैं जो लद्दाख में मनाया गया। इन दोनों को आप साथ भी रख सकते हैं जिससे आसानी से याद हो। स्पितुक गस्टर फेस्टिवल और लोसार महोत्सव, ये दोनों कहां? फरवरी 2022 में, ये दोनों लद्दाख में मनाए गए। आप इन्हें साथ भी रख सकते हैं। जनवरी 2022 यदि हम देखें तो लोसांग या नामसुंग महोत्सव, यह सिक्किम में मनाया गया। कचाई लेमन फेस्टिवल यह मणिपुर में मनाया गया। और जल्लीकट्टू महोत्सव यह तमिलनाडु में मनाया गया। यह काफी विवादित होता है। ठीक है, यह काफी विवादों में भी रहा। जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में मनाया गया। अब हम दिसंबर 2021 की बात कर ले। जनवरी 2022 तक के समाप्त हो गए, लेकिन करंट अफेयर्स की यदि हम बात करें तो न्यूनतम कम से कम 14 से 16 माह की बात होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पीछे भी जा रहे हैं। अभी सितंबर में है आपका, 21 सितंबर को आपका, अभी तक तो यही तिथि है। ठीक है, इस दृष्टिकोण से दिसंबर 2021 की यदि हम बात करें तो दिसंबर 2021 में राजस्थान में शिल्पग्राम महोत्सव मनाया गया। कौन सा महोत्सव मनाया गया? शिल्पग्राम महोत्सव। कहां मनाया गया? राजस्थान में मनाया गया। यदि हम अगला देखें तो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया। कहां मनाया गया? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया। कहां मनाया गया? नागालैंड में मनाया गया। ठीक है, अगला हम देखें तो जम्मू कश्मीर में पुष्कर महोत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया? पुष्कर महोत्सव मनाया गया। कहां मनाया गया? जम्मू कश्मीर में मनाया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये पणजी में मनाया गया। पणजी मतलब गोवा। ठीक है, गोवा या पणजी में मनाया गया। यदि गोवा रहेगा तो गोवा का चयन करना है, अगर गोवा नहीं रहेगा, पणजी रहेगा, तो पणजी का चयन करना है। क्या मनाया गया पणजी में? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ठीक है, आगे चलते हैं। नवंबर 2021 में यदि हम देखें, नवंबर 2021 में देखें तो अहरबल
अहरबल महोत्सव। अहरबल महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन सा महोत्सव मनाया गया? अहरबल महोत्सव मनाया गया। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया मेघालय में मनाया गया। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? मेघालय में मनाया गया। और बोड़ता वंदना फेस्टिवल, बोड़ता वंदना फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ओडिशा में मनाया गया। ओडिशा में मनाया गया बोड़ता वंदना फेस्टिवल। ठीक है, अब हम अक्टूबर 2021 की बात करें तो अक्टूबर 2021 में जम्मू कश्मीर में एप्पल फेस्टिवल, जम्मू कश्मीर में एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। अक्टूबर 2021 में कहा? जम्मू कश्मीर में एप्पल फेस्टिवल का आयोजन। इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो सेब होते हैं बेहद ही रसीले और बेहद ही स्वादिष्ट होते हैं, तो इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं। अब हम वर्ष 2021-22 के दौरान शुरू किए गए नए दिवसों की बात करेंगे, जो केंद्र सरकार द्वारा या विभिन्न राज्य सरकार या विभिन्न कुछ संगठनों, कुछ जो केंद्रीय संस्थाएं हैं या राज्य की संस्थाएं, उनके द्वारा जो नए दिवस शुरू किए गए वर्ष 2021-22 के दौरान, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम जनवरी से पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जनवरी से हम आगे की तरफ जा रहे हैं। जनवरी हो जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे जा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो यदि हम बात करें 16 जनवरी की, 16 जनवरी को केंद्र सरकार के द्वारा 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया गया कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। किसने यह निर्णय लिया? केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। देखिए, हमें इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। इसमें प्रश्न पहले तो यह पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा 16 जनवरी। लेकिन कई बार प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि ये जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है, इसको मनाने का निर्णय या मनाने का नोटिफिकेशन किसने जारी किया? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या फिर केंद्र सरकार के बाद कुछ राज्य सरकारों का नाम दे देगा। तो हमें ध्यान रखना है हर एक दिवस या हर एक योजना, जो भी, यदि योजनाएं की बात होगी तो हर एक दिवस या हर एक योजना या हर एक मिशन जो भी होगा, आगे हम ऑपरेशंस देखेंगे, मिशन देखेंगे, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि उसका सोर्स कौन है, उसको शुरू किसने किया है, ठीक है, उसका प्रारंभ किसने किया है। तो हम यदि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की बात करें तो इसे केंद्र सरकार ने शुरू किया और यह निर्णय लिया गया कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। इसका जो उद्देश्य ये था, या इसकी पृष्ठभूमि हम ये कहें कि जो पिछले 2 वर्षों से सरकार ने देखा कि देश में स्टार्टअप की संख्या में लगातार क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो इसी को प्रोत्साहित करने के लिए 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने का निश्चय किया गया। अब हम देखें अगला जो केंद्र सरकार जो दिवस मना रहा है या जो दिवस घोषित किया है, वो 23 जनवरी को किया है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है और इस बार वर्ष 2022 में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती थी या जन्मदिवस था। तो केंद्र सरकार ने निश्चय किया कि प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को भारत सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा, पराक्रम दिवस के रूप में उन्हें याद करेगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने दोनों, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भी केंद्र सरकार की है और पराक्रम दिवस भी केंद्र सरकार की। अब एक पश्चिम बंगाल का भी है, वो भी 23 जनवरी को। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि चूंकि ये बंगाल से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से संबंधित थे सुभाष बाबू, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने सुभाष चंद्र जी की 125वीं जयंती पर उसने निर्णय लिया कि जो उनकी 125वीं जयंती है, जो उनकी 125वीं जयंती है, 23 जनवरी 2022 को पश्चिम बंगाल में देश नायक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उनकी 125वीं जयंती को पश्चिम बंगाल सरकार ने यह नोटिफिकेशन किया, यह घोषणा जारी किया, यह नोटिफिकेशन जारी किया कि पश्चिम बंगाल में 23 जनवरी को देश नायक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कौन सी जयंती? 125वीं जयंती को, केवल 125वीं जयंती को मनाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, समर्पण दिवस की बात करते हैं। तो केंद्र सरकार ने 11 फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय, स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में स्मरण करने का जो है घोषणा किया। समर्पण दिवस के रूप में पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। ठीक है, 11 फरवरी को केंद्र सरकार ने किया। शहीद दिवस,
ये शहीद दिवस दूसरा है। ये बिहार सरकार ने कहा कि 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में बिहार में मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। अब इसकी पृष्ठभूमि यह है कि 15 फरवरी 1932 में मुंगेर में पुलिस के द्वारा 34 स्वतंत्रता सेनानियों की हत्या कर दी गई थी। तो उन्हीं की स्मृति में बिहार सरकार ने 15 फरवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाने का घोषणा करी है। प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा करी है। विदेश मंत्रालय ने जब 4 मार्च 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जा रहा था, तो उस अवसर पर विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में चाबहार दिवस मनाया। ठीक है, और ये 4 मार्च को मनाया। चाबहार दिवस किसने मनाया? चाबहार दिवस विदेश मंत्रालय ने मनाया। चाबहार दिवस विदेश मंत्रालय ने मनाया। और कब मनाया? तो समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 के दौरान। यहाँ पे देखिए ये लिखा है, समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 के दौरान विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में 4 मार्च को क्या मनाया? चाबहार दिवस मनाया। 15 मार्च बहुत ही प्रमुख तिथि है और पूरे समाज को इस जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो ये 15 मार्च को इस्लामोफोबिया दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है, इंटरनेशनल डे है। तो इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने के लिए, इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए, ठीक है। फोबिया मतलब क्या होता है? ये भय होता है। ये आशंकाग्रस्त भय, मतलब ये कि जो सत्य नहीं है आप उससे डर रहे हैं, जो सत्य नहीं है ये भय होता है इसका मतलब, ठीक है। तो इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया दिवस घोषित की कि प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को इस्लामोफोबिया दिवस मनाया जाएगा और यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। अब समानता दिवस की बात करें तो तमिलनाडु सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को, जो कि 14 अप्रैल को पड़ती है, उसको समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी। समानता दिवस मनाने की घोषणा किसने करी? तमिलनाडु सरकार ने करी। किसके जन्मतिथि के उपलक्ष्य में? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने की घोषणा करी। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दिवस आ गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस मनाने की घोषणा करी और यह पहला जो आर्गेनिया दिवस था वह 10 मई 2021 को मनाया गया था। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस 10 मई 2022 को मनाया गया था, ठीक है। तो इसका महत्व क्या है या इसकी पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, आर्गन पेड़ के महत्व को पहचानने के लिए यूनाइटेड नेशंस का पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस 10 मई 2021 को मनाया गया और दूसरा आर्गेनिया दिवस 10 मई 2022 को मनाया गया। अब भाला फेंक दिवस ये कैसा दिवस है? केंद्र सरकार के द्वारा यह 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा करी गई। भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा कब करी गई? 7 अगस्त को केंद्र सरकार के द्वारा करी गई। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत के जो जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जो स्वर्ण पदक जीता गया, उसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा करी गई। 14 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? 14 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, क्या? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक वर्ष मनाने की घोषणा करी। प्रत्येक वर्ष मनाने का निर्णय लिया मोदी जी ने। किसने निर्णय लिया? तो मोदी जी ने लिया। ये व्यक्तिगत तौर पे नरेंद्र मोदी जी ने लिया, आग्रह किया देश से और देश की स्वीकृति इसको मिली और बड़े पैमाने पर
14 अगस्त को देश के तमाम हिस्सों में प्रत्येक राज्यों में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। और इसका जो पृष्ठभूमि रही, इसको मनाने के लिए जो पृष्ठभूमि रही है कि इसी दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है, इसी दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो जो अलग होना बहुत बड़ी बात है, वो बहुत पीड़ादायक होता है। तो आपके किसी फैमिली में अलगाव होता है या फैमिली में जो विभाजन होता है तब बहुत दुख होता है। तो सोचिए देश का एक बड़ा हिस्सा अलग हो रहा है तो कितना दुख हुआ होगा दोनों पक्ष के लोगों को। तो उसी विभाजन की जो विभीषिका है उसी को स्मृति के लिए, उसी को स्मरण करने के लिए 14 अगस्त को ये तिथि मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी। और यह कौन सा 11 सितंबर है? यह वर्ष 2021 का 11 सितंबर है। 11 सितंबर हमने क्या पहले ही लिखा था वर्ष 2021 और 22 में आयोजित पुनः दिवस। तो ये वर्ष 2021 का 11 सितंबर है। इसी को महाकवि दिवस के रूप में तमिलनाडु सरकार ने मनाने की घोषणा करी। और ये महाकवि दिवस मनाया क्यों जा रहा है? असल में यह है कि जो सुब्रमण्यम भारती की 2021 में जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और कवि थे, प्रमुख कवि थे, तो सुब्रमण्यम भारती का संबंध जो है तमिलनाडु से है। तो तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की 2021 में जो 100वीं पुण्यतिथि थी उसी पर उनको स्मरण करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए उनकी 100वीं पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी। कब? 11 सितंबर को तमिलनाडु सरकार ने करी। तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी। सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी किसने? तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा करी। और ये जो जयंती होती है, सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा किसने करी थी? तो तमिलनाडु सरकार ने करी। कब मनाया जाएगा? 17 सितंबर को मनाया जाएगा। किसकी स्मृति में या किसकी जयंती पर? तो ईवी रामास्वामी जी की जयंती पर, ईवी रामास्वामी नायकर जी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। इसे याद रखिएगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और ये जो मनाने की बात करी है या ये जो मनाने की घोषणा करी है, इसका निश्चय किसने किया है? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा करी है। और इस दिवस के आयोजन का जो मूल उद्देश्य है यह है कि डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए नागरिकों में जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे चलते हैं। जनजाति गौरव दिवस को मनाने की घोषणा किसने करी है? केंद्र सरकार ने करी है। और यह कब मनाया जाएगा? 15 नवंबर को मनाया जाएगा। 15 नवंबर को मनाया जाएगा। और जो ये जनजाति गौरव दिवस है यह 15 नवंबर को केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन पर मनाया जाएगा, प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। और 15 नवंबर को खास क्या है? 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। ठीक है, तो उन्हीं की स्मृति में अब जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। देखिए बिरसा मुंडा जी ने जो 1899 में मुंडा विद्रोह का जब कमान संभाला तो उसके बाद मुंडा विद्रोह जिस अपने चरम अवस्था में पहुंचा, और मुंडा विद्रोह 1899 से लेकर बिरसा मुंडा की मृत्यु तक, ठीक है, कि मुंडा विद्रोह को क्या कहा जाता है? उलगुलान भी कहा जाता है। गुलान भी कहा जाता है। इसको सरदारी विद्रोह भी कहते हैं, इसको सरदारी विद्रोह करते हैं। और ये जो विद्रोह है, मुंडा विद्रोह की सबसे खास बात यह है कि इसमें मुंडा स्त्रियों ने भी भाग लिया था। और ये किसके विरोध में शुरू किया गया था? देखिए ये मुंडा जनजाति है, मुंडा जनजाति में एक सामूहिक कृषि प्रचलित थी जिसको मुंडारी या खुट्टारी कहा जाता था। ठीक है, तो जब दीकू आए और उनके जो कृषि के जो क्षेत्र थे उन पर उन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण किया, तो इसी का विरोध करने के लिए मुंडा विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा के समय में ये काफी चरम पे पहुंचा। और जब ये चरम पे पहुंचा तो मुंडा विद्रोह को जब ये चरम पे पहुंचा तो इसे क्या कहते हैं? उलगुलान कहते हैं। आगे चलते हैं। 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश सरकार दोनों ने मिलकर 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश पहले 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था,
तो 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान के, पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही और भारत ने बांग्लादेश का मदद किया था। ठीक है, तो भारत ने जब बांग्लादेश का मदद किया तो उसी मदद के फलस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ। तो अपने पड़ोसी देश के प्रति बांग्लादेश कृतज्ञता अर्पित करने के लिए 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश दोनों के सहयोग से मैत्री दिवस या फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का निश्चय लिया। 6 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष, ठीक है, मैत्री दिवस या फ्रेंडशिप डे मनाया जाएगा। ठीक है, ये फरवरी वाला नहीं है फ्रेंडशिप डे, ठीक है, ये दिसंबर वाला है, भारत और बांग्लादेश मनाएंगे। ठीक है, तो मनाने का फैसला लिया। और सबसे खास बात यह है कि ये जो 6 दिसंबर है, इसी 6 दिसंबर को वर्ष 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान न कहकर एक अलग देश बांग्लादेश के रूप में मान्यता प्रदान करी थी। ठीक है, 6 दिसंबर को उसी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा करी है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे, 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए 4 पुत्रों ने, 2 को तो चिनवा दिया गया था दीवार में और 2 की युद्ध करते समय मृत्यु हो गई थी। तो गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी। 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये होगा 27 दिसंबर को, ये था। ठीक है, अब इसे किसके द्वारा ये जारी किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर, किसने यूनाइटेड नेशंस प्लस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, ताकि भविष्य में आने वाली अज्ञात महामारियों की लिए जो संभावना है, उनकी तैयारी, उनकी जो लक्षण या जो संभावनाएं हैं, उसके आधार पर उसकी पूर्व तैयारी की जा सके, ताकि जो कोविड-19 के दौरान जो मानवीय क्षति हुई उससे बचा जा सके, वैश्विक मानवीय क्षति हुई उससे बचा जा सके। अब देखिए प्रमुख ऑपरेशंस, वर्ष 2021-22 के प्रमुख ऑपरेशंस, इनमें हमने उनको शामिल किया है जो कि परीक्षाओं में कहीं पूछे गए हैं या जिनकी संभाव्यता बहुत अधिक है। ठीक है, तो अच्छा, ये केवल बिहार के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो अब हम पहला देखते हैं, शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन नारकोस, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा शुरू किया गया? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया, और यह जून 2022 में शुरू किया गया था। जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल मतलब कौन? RPF, ठीक, आरपीएफ ने रेल के माध्यम से जो नशीले पदार्थों की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए, नारकोटिक्स, ठीक है, उसी से निकला है नारकोस, और नारकोटिक्स का से निकला है, और उसका क्या होता है? उसका मतलब होता है नशीले पदार्थ। तो इससे समझ लेना है कि नारकोस जो है वो नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। और हम इसको कोरिलेट इससे कर सकते हैं कि जो भारतीय रेल है उसमें चेकिंग मतलब प्रत्येक व्यक्ति की तो चेकिंग होती नहीं है, तो उसके माध्यम से, रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी एक स्थान से दूसरे स्थान पर न हो सके, इसको रोकने के लिए किसने किया? ये ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया। ठीक है, ये याद रखने के लिए एक कहानी बना लीजिए। नारकोटिक्स से नारकोस निकला और उसका मतलब क्या होता है? नशीले पदार्थ। ऑपरेशन मिशन अमानत, ठीक है, ये भी किसने किया? भारतीय रेलवे ने शुरू किया। इसका अमानत मतलब क्या है? सामान। अमानत मतलब क्या होता है? सामान। ठीक है, तो रेल यात्रियों के जो खोए हुए सामान हैं, चाहे वो चोरी हो गए हो या गलती से कहीं भूल गए हो, इन खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने क्या शुरू किया? ऑपरेशन मिशन अमानत शुरू किया। आगे चलते हैं। ऑपरेशन सतर्क किसका है? RPF का है, रेलवे सुरक्षा बल का है ऑपरेशन सतर्क। अब देखिए, अप्रैल 2022 में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा अवैध
तंबाकू और अवैध शराब के परिवहन का पता लगाने के लिए किया गया। अवैध तंबाकू और अवैध शराब के परिवहन का पता लगाने के लिए क्या किया गया? ऑपरेशन सतर्क, रेलवे सुरक्षा बल के। अब देखिए, ऑपरेशन नार्को सभी नशीले पदार्थों को करता था, वो भी आरपीएफ ने जारी किया है, वो भी आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, सभी नशीले पदार्थों को की तस्करी को कवर करता है, तस्करी को कवर करता है नशीले पदार्थों की। लेकिन ये अवैध शराब और अवैध तंबाकू के परिवहन को ये करता, कौन सा? ऑपरेशन सतर्क। ठीक है, इसकी सीमा कहां तक है? तंबाकू और शराब तक है, और वे सभी को अपने अंदर समाहित करता है, नार्कोस। ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन उपलब्ध यह भी आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया, आरपीएफ के द्वारा यह भी शुरू किया गया, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन उपलब्ध। अब ये लगाइए कि रेलवे की टिकट जो होती है उसकी कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए और उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए जब कालाबाजारी, टिकट की कालाबाजारी जब रोक ली जाएगी तो टिकट उपलब्ध होगा लोगों के लिए। ठीक है, टिकट लोगों के लिए उपलब्ध होगा, आसानी से मिल जाएगा लोगों को। अभी नहीं मिलता है क्योंकि रेलवे में टिकट की कालाबाजारी होती है, तो उसी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया। ठीक है, तो लोगों को रेलवे का टिकट उपलब्ध कराना इसका मूल उद्देश्य है। और कैसे उपलब्ध कराना? कालाबाजारी को रोककर। एक दूसरे से कोरिलेट करते चले जाइए, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, और परीक्षा में गलत नहीं होंगे प्रश्न। ऑपरेशन गंगा बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, केंद्र सरकार ने शुरू किया, केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया और इसका जो मूल उद्देश्य था वह सकुशल पूरा भी हुआ। ये रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए, यूक्रेन से भारत लाने के लिए ये ऑपरेशन गंगा शुरू किया, ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। ठीक है, आगे आते हैं ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन ये आंध्र प्रदेश की पुलिस ने शुरू किया, आंध्र प्रदेश की एपीपी ने शुरू किया, आंध्र प्रदेश पुलिस ने यह किया ऑपरेशन परिवर्तन। इसका उद्देश्य क्या है? भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए विशेष अभियान। अवैध रूप से, ये अवैध रूप से जो भांग की खेती करते हैं और उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं, उसको खत्म करने के लिए विशेष अभियान। आरपीएफ ने क्या शुरू किया था? ऑपरेशन नार्कोस, नशीले पदार्थों की, समस्त नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी। फिर उसके बाद क्या था? ऑपरेशन सतर्क था। ऑपरेशन सतर्क में क्या था? ऑपरेशन सतर्क में अवैध या नशीले जो है अवैध शराब और तंबाकू, ठीक है, इसको रोका गया, वो भी आरपीएफ ने किया था। अब एक तीसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन परिवर्तन। ये क्या है? आंध्र प्रदेश की पुलिस ने शुरू किया है। किसके लिए? भांग की खेती, अवैध भांग की खेती से ये संबंधित है। ठीक है, ऐसे याद करिए, एक दूसरे को कोरिलेट करके याद हो जाएगा। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, नन्हे फरिश्ते मतलब देखिए बच्चों से संबंधित है, नन्हे फरिश्ते, नन्हे नन्हे बच्चे। ठीक है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये भी किसने शुरू किया? आरपीएफ ने शुरू किया, आरपीएफ ने शुरू किया। ठीक है, आरपीएफ ने कहानी, हर एक ऑपरेशन की एक अपनी एक अलग कहानी बनाई है। ठीक है, उससे आराम से याद हो जाएगा। इसके तहत क्या किया कि भारत ने देश भर के रेलवे स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाया। देखिए, तस्करी चाहे किसी भी चीज की हो, तस्करी बहुत गलत चीज है, बेहद ही अमानवीय है, और किसी जीव का हो तो वो तो और ही अमानवीय है। ठीक है, तो नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन के अंतर्गत आरपीएफ ने क्या किया कि जो स्टेशन होते हैं, जो रेलवे स्टेशन होते हैं, वहां पे बहुत सारे बच्चे घूमते रहते हैं, भीड़ तो होती ही है। किसी बच्चे को, कोई बच्चा छोटा है, कोई भी उठा कर लेकर चला जाएगा। यदि बच्चा बोल नहीं रहा है तो फिर किसी को क्या पता चलेगा? ठीक है, तो ऐसी इस प्रकार से चोरी करके तस्करी न हो, रेलवे के माध्यम से न हो, तो उसके लिए ऑपरेशन फरिश्ते चलाया गया आरपीएफ के द्वारा। ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट ये भी देखिए, याद करिए, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा, आरपीएफ के द्वारा ये महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए है। महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए, महिलाएं जो बेच दी जाती है, जो बच्चे बेच दिए जाते हैं, ठीक है, उनको तस्करों से बचाने के लिए आरपीएफ ने क्या शुरू किया? रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन आहट शुरू किया। ठीक है, ऑपरेशन आहट ये महिलाओं और बच्चों के तस्करों से बचाने के लिए है। ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल, ये जनवरी में 2022 में, सर्दी कब होती है? सर्दी कब होगी? सर्दी, सबसे ज्यादा सर्दी कब होती है? जनवरी के महीने में होती है सबसे ज्यादा सर्दी। तो इससे याद हो जाएगा ये जनवरी में शुरू किया गया था, जनवरी में शुरू किया गया था।
सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, सीमा की सुरक्षा के लिए फोर्स तैयार रहती है, बल तैयार रहती है। तो इससे हो जाएगा क्या, कोरिलेट करेंगे सीमा सुरक्षा बल, ठीक है। और ये जो पाकिस्तान है बहुत उदंड देश है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो है बहुत उदंड देश है। तो वो क्या करता है, भारत की सीमा पे अवैध रूप से वो क्या करता है, अतिक्रमण करता है। चूंकि भारत की जो सीमाएं हैं, कुछ ऐसी सीमाएं हैं जहां पे भारत पाकिस्तान, कुछ ऐसी सीमाएं हैं जहां पे कि सर्दियों में मानव का, किसी भी सैनिक का रहना मुश्किल है, तो वो अवैध रूप से अतिक्रमण करता है। लेकिन उन सीमाओं की बजाय, जो हिमालयी क्षेत्र में, उन सीमाओं की बजाय यह राजस्थान में चलाया गया था। बस हमें ये याद रखना है। सबसे गर्म प्रदेश है भारत, गर्मियों में सबसे गर्म प्रदेश है राजस्थान। लेकिन इसी राजस्थान में जनवरी के महीने में ऑपरेशन सर्द शुरू किया। किसने किया? सीमा सुरक्षा बल ने किया, भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करने के लिए। क्योंकि सर्दियों के मौसम में पाकिस्तान, अधिकांश उदंडता उसकी सर्दियों के मौसम में होती है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन, एक कहानी बनाइए, उससे कोरिलेट करिए, याद करिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति, देवी शक्ति विदेश मंत्रालय ने शुरू किया। कब शुरू किया? जब अफगानिस्तान में तालिबान का सत्ता आई, जब तालिबान की सत्ता आ गई अफगानिस्तान में, तो वहां पे फंसे भारतीयों को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत करेगी, ऑपरेशन देवी शक्ति। बहुत ही बमुश्किल मिशन था, क्योंकि पहले तो तालिबान को पूरा विश्व, न केवल भारत सरकार, पूरा विश्व उसको एक आतंकी संगठन के रूप में देखते। अब आतंकियों के हाथ से किसी को बचा कर लाना, ये किसी देवी या देवता का प्रताप ही है कि किसी को हम बचा ले, ठीक है। इस कहानी से याद करिए, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए किसने शुरू किया? विदेश मंत्रालय ने शुरू किया। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ये टीम क्लॉ के द्वारा इसको किया गया। टीम क्लॉ इसका नेतृत्व कर रही है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। अब देखिए, ये भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर, भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए दिव्यांग लोगों की एक टीम बनाई है, ठीक है। दिव्यांग लोगों की एक टीम बनाई है, और यह दिव्यांग लोगों की सबसे बड़ी टीम है, और जो कि सियाचिन ग्लेशियर पर जाएगी, और यह विश्व रिकॉर्ड बनेगा। किससे? क्योंकि यह टीम क्लॉ, यह दिव्यांग लोगों की सबसे बड़ी टीम है जो कि सियाचिन ग्लेशियर पर जाएगी, और यह विश्व रिकॉर्ड बनेगा। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ठीक है। बर्फ क्या होता है? सफेद होता है, लेकिन पानी का रंग यदि हम देखें तो दूर से सागर का रंग कैसा दिखता है? नीला दिखता है। तो उसी बर्फ से बनता है, बर्फ पिघलता है, पानी बनता है, वो सागर में जाता है, नीला बनता है। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ठीक है। केवल आपके पास, आप दिव्यांग मतलब उनके जो सामान्य रूप से शारीरिक संरचना होती है, उन संरचना में कोई ना कोई किसी संरचना का अभाव होना, ठीक है, वही दिव्यांग हुए। तो दिव्यांग केवल वही व्यक्ति सियाचिन ग्लेशियर पर नहीं जा सकते जो कि शारीरिक रूप से पूर्ण हो। ऐसे व्यक्ति भी जा सकते हैं जो इनका शारीरिक संरचना अपूर्ण है, ठीक है। तो उनको भी यह फ्रीडम है कि वो भी जा सकते हैं, कहां पे? ग्लेशियरों पे। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किससे संबंधित है? सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई संबंधित है। भारत सरकार ने वो टीम बनाई है जो कि सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने वाली सबसे बड़ी टीम होगी, और यह विश्व रिकॉर्ड होगा। ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते, यह भारतीय सेना के द्वारा किया गया। कोविड में हमने देखा कि भारतीय सेना के विभिन्न जो घटक दल हैं, या जो विभिन्न संस्थाएं हैं भारतीय सेना में, एसएसबी हो गई, नौसेना हो गई, वायुसेना हो गई, आर्मी हो गई, ठीक है, सीआरपीएफ हो गई, आरपीएफ हो गई, सभी भारतीय सेना के सभी अंगों ने कोविड संक्रमण को देश में फैलने से रोकने के लिए, या कोविड संक्रमण के दौरान एक बड़े युद्ध स्तर पर उन्होंने अपना सहयोग दिया। तो जाहिर सी बात है कि यदि हम किसी को सहयोग कर रहे हैं तो खुद हम सुरक्षित रहें। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते के माध्यम से खुद को कोविड संक्रमण मुक्त रखने के लिए अभियान चलाया था, ठीक है। इस भारतीय सेना ने क्या किया? कहा, भैया नमस्ते, आप जाइए, हमसे दूर रहिए, नमस्ते, आप जाइए, हमसे दूर रहिए, कोरोना वायरस को, ठीक है। तो ऑपरेशन नमस्ते, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, ठीक है। यह विदेश मंत्रालय ने शुरू किया था, और कोविड के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए
ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, वंदे भारत, ठीक है, भारत की वंदना करी गई। कैसे करी गई? विदेशों में फंसे अपने भारतीय नागरिकों को भारत जिम्मेदारी पूर्वक, एक आपका नागरिक किसी देश में जाता है, विदेश में जाता है, तो आपका प्रतिनिधित्व करता है, वहां जॉब करता है, आपको रेमिनेंस मिलता है, ठीक है, आपके अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। तो वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर प्रत्येक व्यक्ति एक भारतीय के रूप में हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। उसके जान माल की सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी है। तो उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए विदेश मंत्रालय ने विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को ऑपरेशन वंदे भारत मिशन के लिए, मिशन के अंतर्गत भारत लाया, देश लाता है। और इसमें क्या किया जाता है? जब ये सफल होता है तो भारत की बहुत ही वाहवाही होती है, बहुत ही इसकी वंदना की जाती है। भाई निश्चित तौर पर जो है, जो भी आया होगा इसके बाद, चाहे हम किसी संकट से यदि उबरते हैं, जो हमें संकट से उबारता है, निश्चित तौर पर हम उनकी प्रशंसा करते हैं। तो बस उसी से ही इसे कोरिलेट करिए, ऑपरेशन वंदे भारत, विदेश मंत्रालय विदेशों से, वंदे भारत विदेश मंत्रालय विदेशों से घर वापस लाने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन सागर, ऑपरेशन सागर यह भी विदेश मंत्रालय ने शुरू किया था। इसमें क्या था कि कोविड-19 से निपटने के लिए चार देश जो सागर में स्थित है, चार देश, ध्यान रखिएगा, चार देश जो द्वीप के रूप में सागर में स्थित हैं, मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस, ये द्वीप के रूप में ये सागर में स्थित है। इस तरीके से इसको कोरिलेट करिए, द्वीप के रूप में ये चार देश, मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस, ये द्वीप के रूप में सागर में स्थित है, इसलिए इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सागर। और कोविड-19 से निपटने के लिए वहां पे खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित किया गया भारत सरकार के द्वारा। संकट के क्षणों में भारत की सबसे खास बात यह है कि संकट के क्षणों में यह तो मित्र देश हैं, ठीक है, ये तो मित्र देश हैं, कमजोर देश हैं। संकट के क्षणों में भारत अपने सबसे प्रतिद्वंदी पड़ोसी देश की भी मदद करता है। ये भारत की जो कूटनीति, मानवीय कूटनीति का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा जो है साक्ष्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑपरेशन प्रवाह, जल प्रवाह, ध्यान से जल प्रवाह से इसको कनेक्ट करिए। ये कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड ने शुरू किया, ऑपरेशन प्रवाह कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड ने शुरू किया। और इसका जो उद्देश्य था कि एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए, प्रवाह, जल का प्रवाह बहुत तेज है, ठीक है, जल प्रवाह, कोचीन समुद्र के किनारे है, तो ऑपरेशन प्रवाह जो बाढ़ है, बारिश के समय जो बाढ़ होती है, उससे एयरपोर्ट को बचाने के लिए कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड ने शुरू किया। ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया, एक कछुआ है ओलिव रिडले, उसका नाम होता है ओलिव रिडले। तो ओलिव रिडले कछुए को बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा में ये शुरू किया। और ओडिशा ओलिव रिडले कछुओं का एक, मतलब आप कह सकते हैं कि वहां पे प्रधान रूप से, मुख्य रूप से वहां पे पाए जाते हैं। तो कहां पाए जाते हैं? देखिए, ओडिशा में। ओडिशा समुद्र तट को स्पर्श करता है, समुद्र तट को स्पर्श करता है, तो निश्चित तौर पर तट की रक्षा करी जाएगी तटरक्षक बल के द्वारा। तो तटरक्षक बल के द्वारा जब समुद्र तट की रक्षा करी जाएगी, तो वहां पे जो तट पे कौन रहते हैं? ओलिव रिडले कछुआ रहते हैं, ओलिव रिडले कछुआ रहते हैं ओडिशा के तट पे। तो ओलिव रिडले कछुए को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब समुद्र सेतु क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया, भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया। कोविड-19 के शुरुआती दिनों में जो मालदीव में फंसे भारतीय थे, उन भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया। समुद्र सेतु, मालदीव दूर स्थित है, समुद्र में स्थित है, तो समुद्र सेतु शुरू किया गया, ठीक है, भारत लाने के लिए मालदीव से नौसेना ने शुरू किया। अब ऑपरेशन समुद्र सेतु 2.0, ये ऑपरेशन समुद्र सेतु है जो कि मालदीव से भारतीयों को भारत लाने के लिए किया गया, नौसेना का ऑपरेशन था। अब ऑपरेशन समुद्र सेतु 2.0 ये भी भारतीय नौसेना का है, लेकिन यह ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों और मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में लाने के लिए यह शुरू किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु, जब भारत में कोविड-19 का प्रकोप बहुत अधिक था, तो भारतीय नौसेना के द्वारा ऑक्सीजनों से भरे जो कंटेनर थे, ऑक्सीजन की कमी
हो गई थी ऑक्सीजन की कमी और मेडिकल जो इक्विपमेंट है, तो ऑक्सीजन और मेडिकल की सप्लाई के लिए विदेशों से भारत में लाने के लिए, विदेशों से भारत सप्लाई करने के लिए तेजी से ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया था। समुद्र सेतु 2.0 शुरू किया गया था। अब हम प्रमुख चक्रवातों के बारे में देख लेते हैं। यहां पे ध्यान नहीं आया, यहां पे प्रमुख चक्रवात के अंतर्गत हम इसे देखेंगे। यहां पे लिखना भूल गए चक्रवात, ठीक है। प्रमुख चक्रवात वर्ष 2021-22 में आए प्रमुख चक्रवातों का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। हम मई 2021 से शुरुआत कर रहे हैं। कौन सा चक्रवात आया था, किस भारत के किस हिस्से को उसने प्रभावित किया और उसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था। नामकरण की एक पद्धति है, चक्रीय पद्धति है, उसमें जो सदस्य देश होते हैं अपने द्वारा अपने कुछ नामों को सुझाते हैं और चक्रानुक्रम रूप से वो सदस्य देश, चाहे वो तूफान कहीं भी आए, वो चक्रवात कहीं भी आए, उस सदस्य देश का जब नंबर आता है, क्रम आता है, तो उसका नामकरण करता है, ठीक है। कभी बाद में विस्तार से इस पे बात करी जाएगी। अब देखिए मई 2021 में तोकते चक्रवात या तोकते तूफान आया। तोकते कब आया? मई 2021 में। यह पूछता है कि मई 2021 में कौन सा आया था, कहां आया था, नामकरण किसने रखा था, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तोकते कब आया? मई 2021 में आया। कहां आया? गुजरात। पहले हम देख लेते, ये देखिए, ये ठीक है, ये देख लेते हैं। देखो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो कई बार पूछे किस तट पे आया, तो ये वेस्टर्न तट पे आया था और ये ईस्टर्न तट हो गया। तो तोकते कहां आया था? ये वेस्टर्न तट पे आया था। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक। यहाँ पे गुजरात हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे कर्नाटक हो गया। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और तोकते का नामकरण किसने किया? म्यांमार ने किया था। तोकते का नामकरण किसने किया था? तो म्यांमार ने किया था। कब आया था? मई 2021 में। यास भी मई 2021 में आया था, लेकिन ये वेस्टर्न तट पे न आकर कहां आ गया था? ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। ये है आपका वेस्ट बंगाल है, ये ओडिशा है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आया था। कब आया था? यास आया था, ठीक है। और इसका नामकरण किसने किया? ओमान ने किया, ठीक है। यास इधर आया था और तोकते इधर आया था। दोनों मई 2021 में आए थे। और मई 2021 में हम अब ये समझ सकते हैं कि भारत का पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों चक्रवातों से प्रभावित रहा। अब देखिए सितंबर 2021 में फिर आता है, कौन आता है? गुलाब आता है। और इसका नामकरण, गुलाब का नामकरण किसने किया? पाकिस्तान ने किया। देखिए ये सब भारत में चक्रवात आ रहे हैं, लेकिन नामकरण देखिए कौन करा? तोकते म्यांमार किया, फिर ओमान किया, फिर पाकिस्तान किया। वही मैं जो बता रहा था कि एक चक्रानुक्रम रूप से नामकरण की प्रक्रिया है। जिस देश का नंबर आता है, जिस देश का क्रमांक आता है, वो देश नाम रखता है, चाहे तूफान कहीं भी आए। तो गुलाब कब आया? गुलाब सितंबर 2021 में आया। और ये कहां आया? ये आंध्र प्रदेश। यहां देखिए, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और ये बंगाल की खाड़ी, मतलब ये पूरा क्षेत्र इससे प्रभावित रहा। बंगाल की खाड़ी, तटीय जो प्रदेश हैं वो पूरे प्रभावित रहे। सितंबर 2021 में गुलाब कहाँ आया? भारत के ईस्टर्न तट पे आया। आंध्र प्रदेश और ये बंगाल की खाड़ी से सटे जितने भी प्रदेश हैं, ये बहुत उससे प्रभावित रहे। और गुलाब का नामकरण किसने किया? पाकिस्तान ने किया। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया। शाहीन कब आता है? अक्टूबर 2021 में आता है, ठीक है। ये आपका ईस्टर्न तट हो गया, ये आपका वेस्टर्न तट हो गया। अक्टूबर 2021 में आता है। कहां? पूर्वोत्तर अरब सागर। अरब सागर किधर है? अरब सागर इधर है, इस वाले क्षेत्र में आता है, इस वाले क्षेत्र में आता है पूर्वोत्तर। यदि हम अरब सागर को ऐसे बांटे तो ये पूर्वोत्तर, ये अरब सागर है, पूर्वोत्तर अरब सागर है। पूर्वोत्तर अरब सागर में आया, ठीक है। पूर्वोत्तर अरब सागर में आया। और इसका शाहीन का नामकरण किसने किया था? शाहीन का नामकरण कतर ने किया था। अब जवाद दिसंबर 2021 में आता है। कहां आता है? ईस्टर्न तट पे आता है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल को ये प्रभावित करता है। जवाद कहां आता है? ईस्टर्न तट पे आता है। जवाद ईस्टर्न तट पे आता है और इसका नामकरण सऊदी अरबिया द्वारा किया गया था, सऊदी अरब द्वारा किया गया था। ओडिशा, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को ये प्रभावित करता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में आया था और बंगाल की खाड़ी तटीय प्रदेशों को प्रभावित किया। और मई 2022 में एक तूफान आता है, चक्रवात, अभी हाल ही में, वो आसानी है। उसका नाम क्या था?
आसानी, और ये कहाँ आता है, ये भी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट को प्रभावित करता है। मतलब बंगाल की खाड़ी में तो आता है, लेकिन पश्चिम बंगाल को बहुत ही निम्न रूप से प्रभावित करता है, और सर्वाधिक प्रभावित ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश ही रहते हैं। तो इस आसानी का नामकरण किसने किया था, श्रीलंका ने किया था, और कब आया, मई 2022 में आया। तो आज की यह श्रृंखला जो ये प्रीलिम्स बूस्टर है 1.0, ये श्रृंखला आज यहीं पे समाप्त होती है। इसके अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, इन विषयों से निश्चित तौर पे कोई ना कोई प्रश्न जरूर रहता है परीक्षाओं में, तो हमने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आपको ये श्रृंखला कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स करें, और आगे इसी तौर पे, इसी प्रारूप में हम आगे, जैसे कि प्रमुख जो आयोजन हो गए हमने उसका अध्ययन कर लिया, आगे अब वेब पोर्टल हो गया, प्रमुख व्यक्तित्व हो गया, प्रमुख नियुक्तियां हो गई, इस तरीके से हम, प्रमुख पुरस्कार हो गए, इस तरीके से हम अध्ययन करते हुए चले जाएंगे। यदि परीक्षा की तिथि एक्सटेंड होती है तो हम प्रत्येक माह के करंट अफेयर का पीछे से, जनवरी, जैसे कि अभी हम अगस्त देख लें, सितंबर देख लेंगे, फिर अगस्त देख लेंगे, ऐसे पीछे की ओर चलते चले जाएंगे, प्रत्येक माह का हम करंट अफेयर देखते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है, आपकी तैयारी में इस श्रृंखला, यह श्रृंखला किस तरीके से आपकी तैयारी को बूस्टअप कर रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। निश्चित तौर पे हम आपकी कमेंट को रिस्पॉन्स करेंगे, आपकी तैयारी अच्छी चलते रहे, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।